हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल द हाइब्रिड केमिस्ट्री। आज की जो हमारी वीडियो है वो है एचपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर केमिस्ट्री के स्क्रीनिंग पेपर सब्जेक्टिव पेपर से रिलेटेड रहेगी। आज की वीडियो कि जो सब्जेक्टिव पेपर होने वाला है 13 जुलाई को, उसमें कुछ दिन बाकी हैं। तो इन दिनों पर हमें किन किन चीज़ों पर फोकस करना चाहिए, यानी आपने तैयारी तो अच्छे से कर ली है, तो हम द मोस्ट इम्पोर्टेंट हाइलाइट्स है सिलेबस के अंदर से कि भाई इस टॉपिक में से यही इम्पोर्टेंट है, क्या आपने उस पार्ट्स को देख लिया है या नहीं देख लिया है, कंप्लीटली उसी के ऊपर फोकस्ड ये वीडियो रहने वाली है। इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि रिवीजन करते वक्त किन चीज़ों के ऊपर ज़्यादा फोकस करते हुए रिवीजन देना है और किन चीज़ों को आप अब इस कम टाइम होने की वजह से अब इग्नोर भी कर सकते हो। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो सही लगती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें भाई। और हमसे कांटेक्ट करने के लिए, किसी भी प्रकार की क्वेरी के लिए हमारी ईमेल आईडी के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल के थ्रू भी आप हमसे जुड़ सकते हो, किसी भी प्रकार की कोई भी क्वेरी हो लास्ट के दिनों में असिस्टेंट प्रोफेसर से रिलेटेड। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। तो सबसे पहले आप उठाते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को। अगर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करूं तो सिलेबस आप सभी ने किया ही हुआ है। तो पहली चीज जो निकल के आ रही है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर वो क्या है? पेरियोडिसिटी है। अब इस टॉपिक्स में से अगर आपको रिवीजन करते वक्त तो दो तीन क्वेश्चंस बनते हैं, उनको ढंग से पढ़ लेना भाई। पहला क्वेश्चन है आपका ट्रेंड वाला, कि कोई भी ट्रेंड पूछा जा सकता है आपसे। तो ये ट्रेंड वाले क्वेश्चन आपको आना चाहिए, चाहे वो साइज का हो, चाहे वो स्क्रीनिंग इफेक्ट का हो, चाहे वो जेड इफेक्टिव का हो, चाहे वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का हो, इलेक्ट्रोनेफिनिटी का हो, आयनाइजेशन, किसी का भी ट्रेंड पूछा जा सकता है आपसे। दूसरी चीज इसके अंदर क्या थी भाई? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का स्केल। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का स्केल आपको आना चाहिए, चाहे मोलिकन स्केल, पोलिंग स्केल, जो भी 3-4 स्केल दिए हुए हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को, इनकी आपस में रिलेशन क्या है, वो वाला क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है। तीसरा द मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें क्या है? परसेंटेज आयनिक करेक्टर निकालना। वो एक फॉर्मूला लगता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की एक्टिविटी भी सही है, एप्लीकेशन से ही है, वो परसेंटेज आयनिक करेक्टर आपको निकालना आना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा अगर आप थोड़ा सा और आगे की सोचे तो आप आयुपैक नोमेनक्लेचर आ जाते हैं इसके अंदर। जो जैसे 110 का आपको लिखना है आयुपैक, या 101 का लिखना है आपको आयुपैक, 114 का लिखना है आयुपैक, उसकी टर्म में। तो ये वाले पोर्शन, इसके जो क्वेश्चंस थे, आपने होपफुली आपको ये पोर्शन अच्छे से तैयार हो गया होगा। ठीक है, इसके अलावा करने की जरूरत नहीं है, बाकी चीजों को आप छोड़ सकते हो। ठीक है, भले ही शॉर्ट नोट से आप इसको तैयार कर लें, जैसे मर्जी कर लें। तो ये था आपका पहली चीजें कि भाई केमिकल प्यूरिसिटी के अंदर ये पोर्शन हमने कवर कर लिया है। अब आते हैं स्ट्रक्चर्स एंड केमिकल बॉन्डिंग के अंदर। इसमें आपको वीएसपीआर दे रखी है। ठीक है, तो अगर आप बात करें तो इसमें सिर्फ बीएसपीआर ही नहीं है, स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग इन होमो एंड हेट्रोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल के अंदर, इंक्लूडिंग शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल वीएसपीआर थ्योरी के साथ। ठीक है, आपको सबसे पहले जो वीएसईपीआर थ्योरी है, इसके पोस्टुलेट अच्छे से पता होने चाहिए। पोस्टुलेट के ऊपर ध्यान दिया होगा आपने। ठीक है, इसकी लिमिटेशंस के ऊपर भी ध्यान देना भाई, इसकी लिमिटेशंस क्या थी, चाहे 2 या 3 लिमिटेशंस पढ़ लेना। हो सकता है किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर ही बोल दे कि लिमिटेशन। और स्ट्रक्चर अब बतानी आपको आती ही होगी। ठीक है, ये पोर्शन यहां खत्म हो जाता है। तीसरे की बात करते हैं, कंसेप्ट ऑफ एसिड बेस। तो 4-5 जो कंसेप्ट है एसिड बेस के, वो पता होने चाहिए हमें। ठीक है, 4-5 जैसे लक्स फ्लड हो गया, और ये मतलब इसमें किसके बेसिस पर एसिड कैसे बनता है, बेस कैसे बनता है, ये थोड़ा सा आइडिया आपको पता होना चाहिए। हार्ड एसिड एंड सॉफ्ट बेस का कंसेप्ट, इसमें स्टेबिलिटी वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं ज्यादातर, कि ये स्टेबल है ये नहीं है, गिव एक्सप्लेनेशन। उसका रीजन कहीं ना कहीं हार्ड एसिड एंड सॉफ्ट बेस से निकल के आता है। उसके बाद है नॉन एक्वस सॉल्वेंट। तो नॉन एक्वस के अंदर पहला क्वेश्चन तो आपको ये पड़ेगा कि जो सॉल्वेंट जो हैं, जैसे अमोनिया है, किसी कंडीशन के अंदर अमोनिया को फेवर किया जाता है वाटर के रिस्पेक्ट में, क्यों, वाई दिस इज ए गुड सॉल्वेंट, इस टाइप के क्वेश्चन। और जो नॉन एक्वस सॉल्वेंट जैसे HF हो गया, SO2 हो गया, अमोनिया हो गया, ठीक है, ये जो नॉन एक्वस जितने भी सॉल्वेंट है, मिथेनॉल हो गया,
तो ये सारे के सारे डीएमएफ, ये सारे के सारे की जो क्या बोलते हैं उनकी सेल्फ आयनाइजेशन रिएक्शंस पढ़नी है, और इनकी प्रेजेंस में कुछ रिएक्शंस होती है फेमस फेमस, वो देखनी है। ठीक है, तो ये चीजें आपने होपफुली देख ली होगी इस पार्ट के अंदर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं मेन ग्रुप के अंदर। मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक मेन ग्रुप का। मेन ग्रुप में आपको एलोट्रोपी के ऊपर कार्बन और फास्फोरस के एलोट्रोप अच्छे से पढ़ना था आपको। जीडीली के अंदर ये टॉपिक बहुत अच्छा मिल जाता है आपको, एलोट्रोपी वाला, कि भाई कार्बन और फास्फोरस के एलोट्रोपी के ऊपर ढंग से पढ़ना था। उसके बाद ये दो चीजें आपको फोकस करनी थी। उसके बाद आपको फोकस क्या करना था वो देखो, एलोट्रोपी वाला हो गया। उसके बाद फोकस करना था आपको B2H6, ठीक है, बोरेक्स, B2H6 हो गया, बोरेक्स हो गया, एंड बोराजीन हो गया। बोरेक्स हो गया और बोराजीन हो गया, और सल्फर नाइट्राइड हो गया। ठीक है, बोराजीन, सल्फर नाइट्राइड हो गया। ये 4-5 जो फेमस फेमस कंपाउंड्स हैं, इनकी सिंथेसिस, इनकी स्ट्रक्चर, एक NPCl2 भी आ जाएगा भाई इसके अंदर, NPCl2। ठीक है, इनकी स्ट्रक्चर क्या है, इनकी सिंथेसिस क्या है, और इनकी बॉन्डिंग कैसे होती है, और इनकी रिएक्शन। ये फेमस फेमस 4-5 कंपाउंड है, इनको अच्छे से देख लेना भाई। ठीक है, और उसके बाद स्ट्रक्चर के अंदर और बात करूं तो नाइट्रोजन के ऑक्साइड की स्ट्रक्चर, फास्फोरस के और जिनोन के कंपाउंड की स्ट्रक्चर, और जो हेलोजन है इनके ऑक्सो एसिड्स, इन सब की स्ट्रक्चर, इनका एसिडिटी ऑर्डर, इनका एसिडिटी ऑर्डर, ये वाले टॉपिक्स को रिवाइज करने हैं मेन ग्रुप के अंदर। ठीक है, और लास्ट है आपका इंडस्ट्रियल इंपोर्टेंस ऑफ कंपाउंड। इंडस्ट्रियल इंपोर्टेंस के अंदर सबसे पहला आ जाता है हैबर प्रोसेस, यानी कि अमोनिया वाला। ठीक है, हैबर प्रोसेस आ गई। और इंडस्ट्रियल इंपोर्टेंस के अंदर बात करें तो आपका कैल्शियम का इंडस्ट्री, जैसे कार्बोनेट हो गया, ऑक्साइड हो गया, इसमें आ जाता है। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, ये भी इंडस्ट्रियल के अंदर इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, जिनोन के कंपाउंड्स हो गए, इंडस्ट्रियल इंपोर्टेंस में आ जाएंगे। ठीक है, क्लोरीन जैसे यूज करते हैं आप डिसइंफेक्टेंट के अंदर, ये सारी चीजें इंडस्ट्रियल इंपोर्टेंस के अंदर आ गई। इसी से रिलेटेड कुछ पूछा जा सकता है अगर पूछा जाए तो। ठीक है, तो ये था हमारा मेन ग्रुप। मेन ग्रुप के अंदर ज्यादा मेन फोकस ये जो ऊपर बताइए इन्हीं के ऊपर करना है आपको, बाकी चीजें आप छोड़ सकते हो। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं अपन ट्रांजिशन एलिमेंट के अंदर। इसमें क्या है, सबसे पहले तो आपको इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सबकी पता होनी चाहिए कि भी क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, चाहे इनर ट्रांजिशन हो चाहे ट्रांजिशन हो। दूसरी बात, इनकी CFSC, BBT और MOT 3 टाइप की थ्योरी है, तीनों के आपको अजम्पशन पता होने चाहिए, तीनों की आपकी लिमिटेशन पता होनी चाहिए। ठीक है, तीनों से स्ट्रक्चर बतानी आनी चाहिए। ये चीजें आप बहुत अच्छे, इसके न्यूमेरिकल भी आप कर सकते हो, बहुत अच्छे से आप करते आते हैं नेट गेट के अंदर, तो इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं। रिएक्शन मैकेनिज्म के अंदर आपको क्या करना है, आपको रिएक्शन मैकेनिज्म में इनर स्फीयर और आउटर स्फीयर को एक बार जरूर देख लेना भाई, क्वेश्चन आने के एक्सपेक्टेड है यहां से। ठीक है, और टर्म सिंबल निकालना आना चाहिए आपको, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आनी चाहिए। इस टाइप के क्वेश्चंस आपने बहुत करे होंगे। और इनर ट्रांजिशन के अंदर सेम टू सेम वही चीजें, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, टर्म सिंबल और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज निकालना, और सेपरेशन टेक्निक जरूर कर लेना भाई। आयन एक्सचेंज मेथड होता है एक वो वाला, और कैसे अपन इसको सेपरेट करते हैं, ये चीजें आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। चलिए उसके बाद बात करते हैं ऑर्गेनोमेटालिक की। ऑर्गेनोमेटालिक के अंदर बात करूं तो मेनली आपको कार्बोनिल के जो कंपाउंड होते हैं इनके ऊपर फोकस करते हुए इनकी बॉन्डिंग समझानी है, इनकी स्ट्रक्चर के ऊपर। ठीक है, इनके ऊपर ज्यादा ध्यान देना थोड़ा सा। ठीक है, इनकी रिएक्टिविटी के ऊपर, इन्हीं से ही कोई रिएक्शन पूछी जा सकती है। और ऑर्गेनोमेटालिक होमोजीनियस कैटालिसिस को डेफिनेटली आपको तैयार करके ही जाना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, केज स्ट्रक्चर वही वेड रूल वाला, इसमें कोई खास नहीं है अभी। उसके बाद आते हैं एनालिटिकल केमिस्ट्री में क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक्स को अच्छे से पढ़ लेना भाई। उसके बाद इसमें से इनके प्रिंसिपल्स देख लेना, ज्यादा डिटेल में अभी टाइम नहीं है ना पढ़ने की जरूरत है, अगर नहीं पढ़ा है तो सिर्फ प्रिंसिपल जरूर पढ़ लेना इसके, जैसे टीजीए, इनके प्रिंसिपल्स क्या होते हैं। बायो इनऑर्गेनिक से क्वेश्चन डेफिनेटली आना ही आना है। तो बायो इनऑर्गेनिक में भाई नाइट्रोजन फिक्सेशन को मत भूलना। नाइट्रोजन फिक्सेशन को 99% श्योरिटी है कि नाइट्रोजन फिक्सेशन से क्वेश्चन आना चाहिए। ठीक है, इसको ढंग से पढ़ना, और एक सोडियम पोटेशियम पंप को अच्छे से पढ़ लेना।
ठीक है, ये एक दो टॉपिक्स हैं जो बहुत अच्छे हैं, और ये पोरफायरिन की जो स्ट्रक्चर्स होती हैं, बाकी सारी चीजें आ जाएंगी उसके अंदर, कोई इशू नहीं है। अब बात करते हैं, ये तो पूरा ऑर्गेनिक के अंदर कवर हो ही जाता है, ठीक है। हल्का फुल्का मोस बायर को आप देख सकते हो, मोस बायर में से आपका ग्राफ कैसे बनता है, ये चीजें आप कर सकते हो। बाकी इसमें से कुछ बाकी चीजें उसी में कवर हो जाएंगी। उसके बाद है न्यूक्लियर केमिस्ट्री की बात करें तो अल्फा बीटा डीके, फ्यूजन और फ्यूजन को अच्छे से कर लेना भाई, फ्यूजन और फ्यूजन का डिफरेंशिएशन और एक्टिवेशन एनालिसिस वाला, ठीक है। तो इस तरीके से इनऑर्गेनिक खत्म होती है। तो मोटा मोटी अगर हम बात करें तो टोटल 15 क्वेश्चन आने हैं, 15 यानी कि एवरेज मान के चले तो 5 क्वेश्चन एक से आने हैं। ऐसा नहीं कि 5 आए, ऐसा भी हो सकता है कि भाई इसमें से 6 आ जाए, इनमें से 4 ही आए, ठीक है, ये भी पॉसिबिलिटी है। तो अगर हम बात करें तो 5 क्वेश्चन किस टाइप से बनने, जो मेरा आइडिया जो कहता है कि बायो इनऑर्गेनिक से एक क्वेश्चन बनने जा रहा है। अब ऐसा नहीं है कि एक क्वेश्चन कंप्लीट, ऐसा होता ना, इसमें ना पार्ट भी मिलेंगे आपको, ए बी और सी, इस तरीके के पार्ट मिलने के चांसेज है आपको। 10 नंबर का जो क्वेश्चन होना हो सकता है 5-5-3-2 हो सकता है, और 2 पार्ट बनाएंगे तो 5-5 की भी हो सकते हैं, एक ही आना हुआ तो 10 नंबर का एक आ जाएगा। तो आपको सबसे पहली चीज बायो इनऑर्गेनिक में से भाई नाइट्रोजन फिक्सेशन और सोडियम पोटेशियम पंप जरूर कर ले भाई, ठीक है। और ये जो स्ट्रक्चर्स होती हैं इनकी, हीमोग्लोबिन की, मायोग्लोबिन की, जो अपन नेट गेट के हिसाब से स्ट्रक्चर आप पढ़ते आते हैं, ठीक है। एक और चीज है इसमें, वो जो कौन सा होता है, वो डिसम्यूटेट करके ऐसा होता है ना सल्फर वाला, उनका फंक्शन इस तरीके का एक होता है पोर्शन, वो वाला जरूर कर ले भाई। ये 2-3 टॉपिक ही हैं इसके अंदर जो अच्छे से आपको थियोरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से करने हैं, तो इसमें से मैं मान के चलता हूं एक, ठीक है। एक क्वेश्चन मैं मेन ग्रुप से मान के चल रहा हूं भाई, एक क्वेश्चन मेन ग्रुप से डेफिनेटली आने वाला है। जो मेरा आइडिया कहता है वो आएगा, वो बोराजीन B2H6 और NPCl2 में से कोई एक मिलेगी, और एक उसके अंदर पार्ट मिलेगा एलोट्रोपी वाला। तो ये चीज आप भूलकर भी मत छोड़ देना। एक क्वेश्चन आपको दिखने को मिल सकता है ट्रांजिशन एलिमेंट में से, इसमें से आपको जितना मेरा आइडिया कहता है, एक तो इसके एफ ब्लॉक के सेपरेशन से देखने को मिलेगा, और एक आपको यहाँ पर CFSC या JTD वगैरह वाले से पोर्शन से देखने को मिल सकता है। और अगर थोड़ा सा हार्ड बनता है तो इनर स्फीयर आउटर स्फीयर मैकेनिज्म से भी पूछने को मिल सकता है, मतलब सब पार्ट के अंदर बात करें तो। तीसरा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा ऑर्गेनोमेटालिक से, डेफिनेटली ऑर्गेनोमेटालिक के अंदर ये होमोजीनस कैटलिस्ट है, इसमें से क्वेश्चन आपको मिलेगा ही मिलेगा। होमोजीनियस कैटलिस्ट से एक क्वेश्चन, 10 का पूरे 10 का ही मिल जाए, अगर नहीं तो 5 नंबर का डैम श्योर यहां से मिलने वाला है। दूसरा अगर मैं बात करूं ऑर्गेनोमेटालिक के अंदर बात करूं तो स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग, वही कार्बोनिल वाले के ऊपर से आपको क्वेश्चन मिलेगा एक पार्ट यहां से, और ये वेड रूल वाला, ठीक है। तो ऑर्गेनोमेटालिक से एक्सपेक्टेड है। उसके बाद अगर बात करूं तो हाफ हाफ क्वेश्चन करके इन पोर्शन के अंदर से भी एक क्वेश्चन कंप्लीट बन सकता है। क्वेश्चन मैंने बता दिया हाफ हाफ कैसे हो सकता है, इसमें से ट्रेंड डाल दिया, इसमें से स्ट्रक्चर डाल दी, इसमें से नॉन एक्वस वाली रिएक्शंस डाल दी, ठीक है, इसमें से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डाल दी, इसमें से वेस्पर थ्योरी की स्ट्रक्चर डाल दी एक आधी, इसमें से कंसेप्ट ऑफ हार्ड एसिड की स्टेबिलिटी का पूछ लिया। इस टाइप के क्वेश्चंस ही यहां से फ्रेम होते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से अगर न्यूक्लियर में से फ्यूजन फ्यूजन का कंसेप्ट डाल दिया, या अल्फा बीटा डीके जो है इनके एक्टिवेशन एनालिसिस के ऊपर क्वेश्चंस आपसे पूछ लिए, तो टोटल मिला के मैंने जो इंपॉर्टेंस हाईलाइट्स किए इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर, इन चीजों को रिवाइज जरूर कर लें भाई एक बार जाने से पहले, ठीक है भाई। चलिए अब बात करते हैं आगे, फिजिकल केमिस्ट्री की बात करें तो फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर सबसे पहले आती है क्वांटम को, मैंने ब्रीफली पहले भी बताया था आपको। तो ठीक है, क्वांटम के अंदर अगर आपको करना है तो पोस्टुलेट सबके ढंग से पता हुए होने चाहिए, और पोस्टुलेट के अंदर ना उसकी एक्सप्लेनेशन जरूर कर ले। हो सकता है 2 नंबर में आ जाए उसकी एक्सप्लेनेशन कि भाई ये ऐसे है तो ऐसा क्यों नहीं है, रोमिशन ऑपरेटर है कि क्यों नहीं है, उसको स्टेटमेंट को जस्टिफाई करना आ सकता है। ऑपरेटर एलजेब्रा वाला पार्ट आपको अच्छे से आता होगा, ये तीनों डेरिवेशन आपने पढ़ ली है तो इसको रिवाइज जरूर कर लें भाई, ठीक है। इसके अलावा क्वांटम इस वाले पोर्शन में कुछ नहीं है, 2 चीज पढ़ने के बाद तीनों डेरिवेशन रिवाइज कर लेना। और इसमें से न्यूमेरिकल, फॉर एग्जांपल आपको दिया जाएगा कि भाई ये इतने फंक्शंस, इस फंक्शन से उसको पर्टर्ब कर दिया गया, न्यू वो निकालें एक्सपेक्टेशन वैल्यू और इस टाइप से, तो वो न्यूमेरिकल आपको कैलकुलेशन करनी आनी चाहिए भाई, और ज्यादा कुछ नहीं है इसके अंदर। और ये वाला जो चीज टर्म सिंबल निकालना आपको आता ही था, ठीक है। और ये जो कॉन्जुगेटेड वाला, ये वाला पोर्शन द मोस्ट इंपोर्टेंट पोर्शन है, इसमें से क्वेश्चन आने के बहुत तगड़े चांसेस हैं भाई,
ठीक है। तो एक क्वेश्चन जो क्वांटम से बनना ही बनना है, तो वो क्वेश्चन एक तो यहां से जरूर उठेगा भाई। एक क्वेश्चन हो सकता है एक न्यूमेरिकल यहां से डाल दे और एक यहां से डाल दे, इस तरीके से भी पोर्शन वाइंड। मान लो अगर ये पोर्शन नहीं उठा तो डेफिनेटली एक पार्ट यहां से उठेगा और एक यहां से उठेगा। एक क्वेश्चन ये बन सकता है, नहीं तो एक 10 नंबर का क्वेश्चन सीधा सीधा यहां से बन सकता है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट मैंने क्वांटम के हाईलाइट करे हैं, आपको क्वेश्चन करके आप देख सकते हो। ठीक है। ग्रुप थ्योरी के अंदर आपको पॉइंट ग्रुप निकालना आता है। ठीक है। और उसके बाद करेक्टर टेबल की एप्लीकेशंस आपको आती हैं, मतलब करेक्टर टेबल की डेरिवेशन किस तरीके से करते हैं उसको ऊपर ऊपर से जरूर देख ले भाई। करेक्टर टेबल इस तरीके से बनाई जाती है, उसी के एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। मोलिकुलर स्पेक्ट्रोस्कोपी आपको वेनवल से बाहर जाने की जरूरत नहीं, आपने वेनवल अच्छे से पढ़ ली है, वेनवल के पीछे क्वेश्चंस लगा लिए, तो वही थे इंपॉर्टेंट। इसमें से अगर मैं फिर भी आपको इंपॉर्टेंस के बारे में बताऊं तो इसमें एक तो स्ट्रक्चर आइडेंटिफिकेशन वाले क्वेश्चंस आपको आने चाहिए भाई। डाटा दिया हुआ हो, स्ट्रक्चर आइडेंटिफाई करना हो। दूसरी चीज अगर इसके अंदर बात करूं तो आपको न्यूमेरिकल पूछा जा सकता है। ठीक है, और कुछ नहीं है इसके अंदर। उसके बाद बात करते हैं अपन केमिकल थर्मोडायनेमिक्स में से, तो तीनों के तीनों लॉज आपको अच्छे से डेफिनेशन आनी चाहिए। उसके बाद स्टेट और पाथ फंक्शन दो ही हैं, जैसे वर्क डन और हीट क्या है, पाथ फंक्शन है, क्यों है, इसकी एक्सप्लेनेशन आनी चाहिए। ठीक है। उसके बाद जितने भी प्रोसेसेस हैं, जैसे आइसोथर्मल हो गया, एडियाबैटिक होगा, सब के अंदर आपको डब्ल्यू क्यू एच और यू ये निकालने आने चाहिए। ये चारों पार्ट सबके लिए निकालने आने चाहिए। ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, मैक्सवेल स्क्वायर से जो भी रिलेशन लिखने वो सारी हो जाएंगी। ठीक है। उस एंट्रोपी एज ए फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर आपकी इसकी डेरिवेशन आनी चाहिए बस। ठीक है। उसके बाद बात करें तो लीच एटलियर तो नॉर्मल है, इस पे आ भी गया था, एप्लीकेशन बेस्ड कोई बड़ी बात नहीं है। फिर आप फोकस करेंगे फेज इक्विलिब्रिया के ऊपर। फेज इक्विलिब्रिया के अंदर आपको वन कंपोनेंट सिस्टम और टू कंपोनेंट सिस्टम तक ही आपको ढंग से पढ़ना है, अच्छे से उसके ग्राफ बनाने आने चाहिए थे। ठीक है। थर्मोडायनेमिक्स और आइडियल गैसेज, ये तो इसके अंदर आप अगर ज्यादा करो तो इसके अंदर आप देख सकते थे कौन सी रियल गैसेज का कंसेप्ट देख सकते थे बस थोड़ा सा। ठीक है। और इसमें आप कर सकते हो एजियोट्रोप तक का, वो आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन और एजियोट्रोप। ठीक है। तो अगर पूरी थर्मोडायनेमिक्स की बात करूं तो थर्मोडायनेमिक्स में से मेन जो चीज मैं बताने जा रहा हूं आपको करनी क्या है, पहले मैंने बता दिया भी क्या क्या हो सकता है उसमें। मेन चीज आपको क्या करनी है थर्मोडायनेमिक्स में से, ये प्रोसेसेस वाला, इसी से सारा पे चैप्टर घूम जाएगा, और एक एंट्रोपी वाला जो आपको बताया। ठीक है। और ये फेज इक्विलिब्रिया के ऊपर ध्यान देते हुए ये तीन टॉपिक्स हैं, इन तीन टॉपिक्स को जरूर देखना भाई, ये मेन है थर्मोडायनेमिक्स की। ठीक है। उसके बाद बात करते हैं आप स्टैटिस्टिकल में से, तो न्यूमेरिकल आने हैं, कोई खास बात नहीं है, जो न्यूमेरिकल आपने प्रैक्टिस कर रखे हैं वही न्यूमेरिकल आने हैं स्टैटिस्टिकल में से। इसमें तो और ज्यादा इसमें से ना एक काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस को जरूर पढ़ लेना, इसकी डेरिवेशन बस। उसके बाद बात करते हैं आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर आपको नॉर्मल न्यूमेरिकल आपको आते ही हैं, कोरलोस वाले न्यूमेरिकल भी आते हैं आपको, पोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेशन और कंडक्ट टाइट्रेशन के ऊपर ज्यादा फोकस रखना है। बाकी ये नॉन इक्वेशन लगा के न्यूमेरिकल आपसे हो जाएंगे, इसमें कुछ खास ऐसा नहीं है कि जो बताना पड़े कि भाई रिवाइज करने के लिए ये चीज फोकस करो। केमिकल काइनेटिक्स के अंदर नॉर्मल चीजें तो हमने कर रखी है, पर स्टडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन केएल कपूर देखोगे आपको उसमें एचबीआर वाली रिएक्शन मिलेगी, एक दो रिएक्शन और मिलेगी, उनका विद जो मैकेनिज्म है वो वाली चीजें आपको फिर से लिख के रिवाइज करनी है। ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी की डेरिवेशन को आपको रिवाइज करना है अच्छे से, और यूनिमोलिकुलर रिएक्शन को अच्छे से रिवाइज करना है इसकी डेरिवेशन, और एंजाइम काइनेटिक्स को ऊपर। बस ये 3-4 टॉपिक के ऊपर जरूर फोकस कर ले, इनमें से क्वेश्चंस देखने को मिल सकता है। ठीक है। उसके बाद बात करता हूं मैं कोलॉइड, और इसके अंदर आपको हेट्रोजीनस कैटालिसिस दिया हुआ है। लैंगमेयर और फ्रेंडलिच को अच्छे से पढ़ लें भाई, लैंगमेयर के प्रोसेस को ढंग से कर लें इनकी लिमिटेशंस के साथ, इनमें से क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है, लैंगमेयर और फ्रेंडलिच को अच्छे से कर लें भाई। उसके बाद सॉलिड स्टेट की बात करूं तो एक टाइप का क्वेश्चन मैंने बताया था, स्ट्रक्चर आइडेंटिफाई करना डाटा से, जैसे NaCl की KCl की है, वो XRD का डाटा देख सकता है, कोई भी डाटा उससे स्ट्रक्चर निकालने वाला न्यूमेरिकल हो जाना चाहिए। बेग्स लॉ के ऊपर न्यूमेरिकल आपने कर लिया, और बैंड थ्योरी। 3 ही टॉपिक है, तीनों टॉपिक में किस टाइप के क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है मैंने आपको बता दिए हैं। पॉलीमर के अंदर मोलर मास वाले से काम चल जाएगा, नहीं पड़ा है तो इसको इग्नोर कर दें।
डाटा एनालिसिस में से इन सब का एक ही न्यूमेरिकल कर लें जिसमें सारी चीजें आपकी कवर हो जाए। तो इस तरीके से फिजिकल होगी। फिजिकल के अंदर अगर बात करूं तो 5 से 6 क्वेश्चन जो बनने हैं, मेन जो क्वेश्चन बनने हैं, एक क्वेश्चन आपका क्वांटम से बनने वाला है डेफिनेटली। ठीक है, तो जो क्वांटम से जो क्वेश्चन बनेगा वो मैं बता देता हूं आपको। मेनली जो मुझे लग रहा है कि ये वाले पार्ट से क्वेश्चन बनेगा, आधा क्वेश्चन यहाँ से आना चाहिए और आधा क्वेश्चन यहाँ से आना चाहिए। तो ये तो 2 क्वेश्चन इसमें, अगर वो यहाँ से नहीं देगा तो एक यहाँ से भी आ सकता है। यहाँ से कौन सा क्वेश्चन आएगा, ये डेरिवेशन डाल सकता है, ऊपर पोस्टुलेट या ऑपरेटर डाल दिया। ठीक है, ये डेरिवेशन डाल दिया और यहाँ पर ये नीचे वाला ये भी डाल सकता है। इस तरीके का क्वेश्चन आ सकता है, बात ज़्यादा नहीं है। इस टाइप के क्वेश्चन आपने काफ़ी अच्छे से प्रैक्टिस कर लिए हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन आपका थर्मोडायनेमिक्स यहाँ से देखने को मिल सकता है। और ये पॉइंट ग्रुप वाले के अंदर मेनली पॉइंट ग्रुप निकालना आना चाहिए और करैक्टर टेबल की एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है, मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी से भी क्वेश्चन बनेगा और क्वेश्चन किस टाइप का बनेगा, ज्यादातर न्यूमेरिकल आने के चांसेस है। न्यूमेरिकल आ सकता है या फिर स्ट्रक्चर आइडेंटिफिकेशन के क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, या फिर न्यूमेरिकल या स्ट्रक्चर आइडेंटिफिकेशन का क्वेश्चन आ सकता है। बाकी बेनवेल को अच्छे से जरूर पढ़े हुए इसके अंदर। केमिकल थर्मोडायनेमिक्स में जितना मेरा आइडिया प्रोसेसेस से क्वेश्चन आएगा, डब्ल्यू क्यू और एच निकालने वाला प्रोसेस हो सकता है, या फेज रूल से क्वेश्चन आएगा। ठीक है, ये 2 चीजें आप पढ़ सकते हो, अच्छे से पढ़ना भाई इसको। स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स के अंदर आपको पढ़ना है, न्यूमेरिकल ही करना है भाई। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर वो ई नोट इलेक्ट्रोकेमिकल सेल वाला न्यूमेरिकल हो गया, कोरलोस लॉ के ऊपर न्यूमेरिकल हो गया, टाइट्रेशन को अच्छे से। तो इस तरीके से यहां से क्वेश्चन, ठीक है, सॉलिड स्टेट का बता दिए तो पूरा फिजिकल का आइडिया आपके सामने आ गया है। अब आ जाते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर कि भाई ऑर्गेनिक में किस तरीके से करें। तो आयुपैक नोमेनक्लेचर आपको किसी का भी दे दे, आयुपैक तो आप निकाल ही लोगे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। स्टीरियो आप उसकी बता दोगे, किसी का भी दे दे, कितने कायरल सेंटर है, कितने आइसोमर बनेंगे, इस टाइप के क्वेश्चन। बट कन्फर्मेशन एनालिसिस को अच्छे से पढ़ ले भाई, कन्फर्मेशन को, जिसमें आपको वो चेयर फॉर्म, बोर्ड फॉर्म वाली, एंगल स्ट्रेन वाली, कौन सा किसका कन्फर्मर स्टेबल होता है, क्यों होता है, ये वाले कॉन्सेप्ट। एरोमेटिसिटी वाला भी आपसे हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है एरोमेटिसिटी निकालने वाला। अब आपको रिएक्शन जो फोकस करनी है, जो 5 इंटरमीडिएट आपको दे रहे हैं, ये इंटरमीडिएट जिस जिस रिएक्शन में बनते हैं उन्हीं रिएक्शंस के बारे में आपको थोड़ा थोड़ा देखना है। ठीक है, और आपको E1 E2 E1 CB SN1 SN2 सब का जनरल मैकेनिज्म पता होना चाहिए, ताकि कोई रिएक्शन आए आपको थोड़ा सा भी आइडिया हो तो आप लिख पाओ कुछ ना कुछ, क्योंकि सब्जेक्टिव में स्टेप मार्किंग होती है भी। ऐसा नहीं है कि आपने कुछ लिख दिया, थोड़ा सा गलत हो गया तो वो पूरा क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा, स्टेप मार्किंग होती ही है। और रीअरेंजमेंट का कंसेप्ट आएगा तो आपको क्या पता होना चाहिए कि भाई माइग्रेटरी एप्टीट्यूड, जो माइग्रेटरी वाला पोर्शन होता है ना, माइग्रेशन, भाई किसका माइग्रेशन होगा किसका नहीं होता है, कौन सी कंडीशन है उसको देख लेना। और एक रिंग ओपनिंग वाली रिएक्शन जरूर देख लेना भाई, रिंग ओपन होती है कौन सी साइड से अटैक होता है, ये वाली थोड़ी सी रिजियो सिलेक्टिविटी का, ये चीजें देखना। एक तो माइग्रेशन के ऊपर ध्यान देना और एक रिंग ओपनिंग और रिंग फॉर्मेशन के ऊपर ध्यान देना। ठीक है, ये वाले पोर्शन के ऊपर आपको ध्यान देना है। अब रिएक्शन की बात करूं तो आप 2 रिएक्शन जरूर पढ़ लेना भाई, एक हाइड्रोबोरेशन वाली और एक ऑक्सीमर्कुरेशन डीमर्कुरेशन वाली। ठीक है, उसके बाद बात करूं तो रिएजेंट आप एक पेज पर लिख लीजिए, क्या लिखने है कि ये रिएजेंट है, इसका काम क्या है, ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट बना देता है, ये रिएजेंट डालने पर। तो ये टेबल सी बनाकर भी आप इसको याद कर सकते हो, रिवाइज कर सकते हो, कोई डायरेक्ट क्वेश्चन आने वाला है रिएजेंट से। और प्रोटेक्टिंग ग्रुप के बारे में आपको क्या करना है, प्रोटेक्टिंग ग्रुप यही रिएक्शन के अंदर यूज होता हुआ मिलेगा आपको। इसके अंदर आपको जो फेमस प्रोटेक्टिंग ग्रुप है, आप कैरी एंसनबर्ग नाम की बुक देख सकते हो, वहां पर एक चैप्टर है, क्लीडन में भी थोड़ा बहुत मिले, पर कैरी के अंदर ज्यादा डिटेल में दिया हुआ मिलता है ये प्रोटेक्टिंग ग्रुप वाला, कि उसके अंदर आपको क्या करना है कि भाई कौन सा किस किस कंडीशन के अंदर स्टेबल है और किसके अंदर नहीं है। और एक रिएक्शन मेरी जो रहेगी, मुझे जो लगता है भाई आइडोइलेक्ट्रोलाइजेशन आने वाली है पेपर के अंदर, हो सकता है उसका पार्ट मिल जाए, आइडोइलेक्ट्रोलाइजेशन बोलते हैं शायद, वो रिंग बनती है उसके अंदर, उसको जरूर प्रैक्टिस कर ले। 3-4 रिएक्शन है, मेरे को अभी नाम नहीं, एक तो वो डैश 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 करके वो जो आया था पेपर के अंदर, वो वाली चीज होगी जिमर में, एक जिमरमैन ट्रांजिशन स्टेट वाली होगी, ठीक है वही, और एक आइडोइलेक्ट्रोलाइजेशन जो प्रोसेस जो होती है इसके कंप्लीट। ठीक है, ये 3-4 रिएक्शन है जो कैरी एंड सनबर्ग के अंदर ही दी हुई मिलती है आपको। कैरी एंड सनबर्ग के अंदर ना फेमस रिएक्शन है ये 2-4, ये जरूर देख के, इनमें से एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलने वाला है पेपर के अंदर भाई।
ठीक है। उसके बाद बात करते हैं एसिमेट्रिक के अंदर, तो रेट्रो एल्डोल कर लें, बाकी करने की जरूरत नहीं है। बाकी चीजें यहाँ पे एंटियोमेरिक एक्सेस वाले न्यूमेरिकल आएंगे तो आप निकाल लोगे। पेरीसाइक्लिक का एक क्वेश्चन डेफिनेटली आने वाला है, चाहे पेरीसाइक्लिक का आ जाए, फोटोकेमिस्ट्री का आ जाए। क्वेश्चन क्या आएगा, रिएक्शन दी हुई मिलेगी आपको, प्रोडक्ट पूछा जाएगा और आपको विद मैकेनिज्म आपको करना है, ठीक है। या फिर एक आधा क्वेश्चन शॉर्ट के अंदर, तो बहुत कम चांसेस, जैसे 3 सिग्मा ट्रॉपिक होती है कि नहीं होती है, इस टाइप के वो आपको आते ही होंगे। उसके बाद बात करते हैं आप हेट्रोसाइक्लिक की। तो हेट्रोसाइक्लिक के अंदर आपको 5 कंपाउंड है, पांचों कंपाउंड की स्टेबिलिटी, पांचों कंपाउंड का सिंथेसिस, पांचों कंपाउंड पर इलेक्ट्रोफाइल का अटैक कहाँ होगा, न्यूक्लियोफाइल का अटैक कहाँ होगा, पांचों कंपाउंड का एरोमेटिसिटी का ऑर्डर, पांचों कंपाउंड का एनर्जी का ऑर्डर, इस टाइप के क्वेश्चन। और नेचुरल प्रोडक्ट रह गया। नेचुरल प्रोडक्ट के अंदर आपको जो अमीनो एसिड्स है उसके ऊपर फोकस करना है, अभी अमीनो एसिड के ऊपर फोकस करना है मेनली, बाकी चीजें आप छोड़ सकते हो एक बार के लिए, ठीक है। उसके बाद बात करें स्ट्रक्चर आइडेंटिफिकेशन वाला, एक क्वेश्चन पक्का आएगा, सारा डाटा दिया हुआ मिले, जैसे यूपीएससी के अंदर आपने क्वेश्चंस लगाए हैं, डाटा दिया हुआ मिलता है, उसी के बेसिस पे स्ट्रक्चर आइडेंटिफाई करना। तो ये ऑर्गेनिक थी भाई। ऑर्गेनिक से मोस्ट इंपोर्टेंट अगर मैं पार्ट की बात करूं तो एक क्वेश्चन आपको स्पेक्ट्रोस्कोपी से देखने को मिलेगा भाई, यहां से, और एक क्वेश्चन आपको पेरीसाइक्लिक से देखने में मिलेगा, एक क्वेश्चन आपको हेट्रोसाइक्लिक से देखने को मिलेगा। 3 तो यही हो गए। एक क्वेश्चन आपको रिएजेंट ट्रांसफॉर्मेशन से देखने को मिलेगा, 4 हो गए भाई। एक क्वेश्चन आपको ये एरोमेटिसिटी वाला देखने को मिलेगा। 5 क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए, यहीं से आपको देखने को क्वेश्चन मिल सकते हैं। अब आ जाओ भाई इंटरडिसिप्लिनरी टॉपिक के ऊपर। इनमें से हो सकता है कि सब पार्ट आ जाए किसी क्वेश्चन के अंदर, और जो सब पार्ट आने के जो चांसेस हैं वो सुप्रा से आने के चांसेस हैं, ठीक है। सुप्रा से अगर आ सकते हैं, वो भी क्रिप्टेंड वगैरह वाला जो टॉपिक है उसको जरूर थोड़ा सा देखें, ठीक है। या फिर एनवायरमेंटल वाला हल्का सा देख सकते हैं। इसके अलावा मुझे नहीं लगता ऊपर, क्योंकि कैटालिसिस ऊपर दिया हुआ है तो वो आता भी आया भी तो वो कैटालिसिस वाला आपसे वहां से हो जाएगा, ठीक है। और नैनो टेक्नोलॉजी आया तो वो ग्राफीन को उठाएगा, क्योंकि ऊपर भी मिलता जुलता है, ठीक है। तो ये चीजें हैं भाई। इंडस्ट्रियल इंपोर्टेंस में ग्राफीन भी रह गई थी, ग्राफीन को भी अच्छे से देखना है। ये पूरी थी कि लास्ट के कुछ दिनों में आपको किस तरीके से जो जो चीजें कुछ रह गई है, अगर मैंने जो बताई है उसको रिवाइज जरूर कर ले भाई, ठीक है। और स्टेप मार्किंग रहती है, उसी तरीके से आप प्रैक्टिस करते रहिए। अब आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस छोड़कर रिवीजन पर ध्यान देना चाहिए, सिलेबस के अकॉर्डिंग रिवीजन करना शुरू कर दें। अगर आपकी किसी भी प्रकार की कोई भी क्वेरी है तो आप हमसे जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम के थ्रू हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दे भाई, धन्यवाद।